नमस्कार साथियों, अक्षिता एकेडमी के इस प्रतिष्ठित मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सेशन पे हम मुख्यतः एमपीपीएससी प्री जो कि 17 दिसंबर को प्रस्तावित है उस एग्जाम के लिए यूनिट 10 जिसमें आयोग, संवैधानिक और सांविधिक आयोगों का जिक्र है, उसकी रणनीतिक स्तर पर चर्चा करेंगे। राजनीति का विषय है और राजनीति के किसी भी विषय को बिना स्ट्रेटजी के आप पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण नहीं कर सकते। तो इस पहले वीडियो पर हम यही चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इस यूनिट को कंप्लीट करने की आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि इसमें आप पूर्णांक 100% स्कोर को प्राप्त कर सकें। और इसी क्रम पर हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो इन संस्थाओं के पीछे जो शब्द लगे रहते हैं या यूं कहें आगे जो शब्द लगे रहते हैं, जैसे कि संवैधानिक आयोग, संविधानेतर आयोग, सांविधिक आयोग, गैर वैधानिक आयोग, कार्यकारी आयोग, इस तरीके की चीज़ें, तो इन सभी चीज़ों के पहलुओं पर हम 7 से 10 मिनट में चर्चा करेंगे और इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से लगभग 15 से 16 वीडियो में या 15 से 17 वीडियोस में आपको प्रत्येक आयोग और उनका तुलनात्मक विश्लेषण, तुलनात्मक मूल्यांकन और इन चीज़ों के बाद प्रश्नों का अभ्यास, जिसके द्वारा आपके इस यूनिट में तो कम से कम पूर्णांक सुनिश्चित हो सकें। तो देखिए, आयोग की रणनीति पर वक्त नहीं गंवा रहे हैं और आयोग जो यूनिट 10 है इसकी रणनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको इस यूनिट में किस तरीके की तैयारी करना चाहिए। पहले नंबर की बात तो ये याद रखिएगा कि जब हम संवैधानिक और सांविधिक आयोग पढ़ें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका इस एग्जाम में इस वाले हिस्से का वेटेज कितना है। तो आपको पता है कि वेटेज तो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी बात हम करते हैं। सेकेंड नंबर पर जब हम कोई विषय पढ़ते हैं तो उसमें हमारा ज्ञान का जो स्तर है वो किस लेवल पर जाए। ज्ञान का स्तर का मतलब यहाँ पर दो तरीके का है, जैसे किसी विषय को हम केवल तथ्यात्मक आधार पर पढ़ लें, मतलब उसके बारे में सूचना या जानकारी कलेक्ट कर लें, तो एक वो वाली बात कहलाती है। और दूसरे नंबर की बात होती है अवधारणात्मक, इसमें आपको कंसेप्चुअल स्टडी करना पड़ती है, ये सूचना से एक कदम आगे की बात है, तो ये हम बात करेंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपको ये देखना पड़ेगा कि इस यूनिट को पढ़ने के लिए आपके पास सही स्रोत क्या है और आखिर ऐसे कौन से स्टडी मटेरियल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न आपकी पहुंच से बाहर ना हो। चौथी नंबर पर आप ये देखेंगे इस यूनिट को और पुख्ता करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जिसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कहते हैं, इन क्वेश्चनों का क्या महत्व है, क्या इस यूनिट में ये बहुत ही अपरिहार्य हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस किताब से माफ़ कीजिएगा, इस पाठ्यक्रम से किस तरीके से आप निरंतर संपर्क में रहें और क्यों इस यूनिट को निरंतर संपर्क में रहने के लिए सभी तरीके के शिक्षक ये वाली बात कहते हैं। तो पहले नंबर की बात कर रहे हैं वेटेज की। आपको पता है कि बहुत संक्षिप्त पाठ्यक्रम है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जब कोई शुरुआती स्तर पर कोई बिगनर्स इस आयोग की तैयारी करे, इस खंड की तैयारी करे, तो उसको इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसकी एक बार समझ में आ जाए तो फिर पूरे तरीके के आयोग आप आखिरी में एग्जाम के एक दिन पहले मुश्किल से 2 या 3 घंटे में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। वेटेज की बात करें तो इससे हमेशा 8 से 10 क्वेश्चन या लगभग 10 क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इन 10 प्रश्नों के लिए जो आपको पढ़ना है वो मुश्किल से 40 या 50 पेज यदि आप ठीक से पढ़ लें तो आपके 10 प्रश्न इसमें पूरे सेफ हो सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सी चालाकी, थोड़ी सी चतुरता, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता, थोड़ा सा प्रतिबद्धता, धैर्य और अनुशासन, इन चीज़ों की ज़रूरत है। जब हम इस तरीके की यूनिट की चर्चा कर रहे हैं तो ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों से हमारी ये दरख्वास्त है कि कृपया आप वीडियो की लेंथ को लेकर के चिंतित ना हो कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा है। कृपया बताने का अवसर प्रोवाइड कराना चाहिए और कम से कम सिविल सेवा के परीक्षा के विद्यार्थियों से तो ये उम्मीद की ही जा सकती है कि वो जब इस वीडियो को देखें तो कम से कम पूरा एक स्लॉट पे ये वीडियो देखें, बीच में बैक ना हो, व्यवस्थित तरीके से एक शब्द मतलब आपको सुनना चाहिए। क्योंकि अभी जो बीते 2-3 सालों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्नों को बनाया है वो कंसेप्चुअल स्तर के हो गए हैं, तथ्यात्मक से एक कदम आगे। तो पहले नंबर की बात यह है कि वेटेज इसमें 10 प्रश्न रहते हैं और पढ़ना बहुत ही कम रहता है, लगभग 50 पेज के आसपास, और 50 पेज में आपके 10 प्रश्न पूरे के पूरे एकदम सेफ हो सकते हैं यदि आपने थोड़ी सी चालाकी बरती तो। सेकेंड नंबर पर ज्ञान के स्तर की बात करें तो देखिए इस 10 प्रश्न में करीब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि आपको केवल और केवल सूचना पर आधारित होते हैं। मसलन इस आयोग का गठन की तारीख क्या है, इसमें कितने तरीके के सदस्य हैं, इसका स्वरूप क्या है, संवैधानिक है कि वैधानिक है, इसके सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, इसके वेतन भत्ते कौन देता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है कि नहीं। इस तरीके की जो एक तथ्यात्मक इन्फॉर्मेशन रहती है जिसको हम
टेबल के फॉर्मेट में सजा सकते हैं और 10-12 खांचे या 10-12 कॉलम बना लें और प्रत्येक तरीके के आयोग को हम लेफ्ट में लिखें और सबकी स्थापना तुलनात्मक रूप से इसलिए पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये पूरी इंफॉर्मेशन मिक्सअप हो जाती है। तो पहले स्तर पर आपको तथ्यात्मक जानकारी को हमेशा बहुत ही मजबूत रखना चाहिए क्योंकि 5 के आसपास सवाल इससे पूछे जाने की संभावना रही है। और बीते सालों के आयोग के पेपर को हम देखें तो इतिहास ऐसा रहा है कि 5 से 7 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। लेकिन केवल तथ्यात्मक से आपका काम अधूरा होगा, आपको अवधारणात्मक स्तर पर, जिसको हम कहते हैं दरअसल अध्ययन, वास्तविक अध्ययन जिसको कहते हैं, आपको उसकी भी इसको तैयारी करना चाहिए। और इसके लिए जैसे आप एम लक्ष्मीकांत की बुक, या केवल एम लक्ष्मीकांत की बुक नहीं, और इसके अलावा जो हमारे क्षेत्रीय प्रकाशन हैं उनमें से कुछ अतिरिक्त इस तरीके के इनपुट और मिल जाएं आपको, जो आपको तथ्यात्मक तरीके से मजबूत करें, लेकिन हाँ बिना किसी इस तरीके की एक ऑथेंटिक, एक प्रामाणिक विश्वसनीय किताब के बिना आपको अवधारणात्मक समझ नहीं आएगी। इस वीडियो के बाद यदि मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो आपको चाहिए कि आप केवल उसी पीडीएफ को पढ़ें और एक बार पूरा सब याद करने के बाद उस पीडीएफ को जरूर पढ़ते रहें और एग्जाम के पहले मुश्किल से 5 से 7 मिनट में उस पीडीएफ को रिवाइज करें। उससे आपका तथ्यात्मक के अलावा अवधारणात्मक स्तर पर जो कंसेप्चुअल नॉलेज होगा वो स्ट्रांग होगा। स्रोत क्या होना चाहिए? स्रोत का जिक्र मैंने आपको कर दिया कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की सबसे प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध किताब है एम लक्ष्मीकांत साहब की। इसके अलावा आप क्षेत्रीय स्तर के प्रकाशन जो अलग अलग तरीके के आते हैं, आप उनका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ये सब ना करना चाहें तो आप इसके साथ जो हमने पीडीएफ आपके लिए बनाया है वो दरअसल सभी पुस्तकों का सार है, और सभी पुस्तकों के सार के अलावा इसमें कुछ ऐसे इनपुट भी डाल दिए गए हैं जो कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मतलब अलग से काम आएंगे। ये याद रखिएगा कि 10 तरीके के यूनिट्स में और किसी यूनिट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का महत्व रहे या ना रहे, इस यूनिट में एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम 300 प्रश्नों का अभ्यास के बिना कम से कम प्रत्येक तरीके के आयोग से कम 20 क्वेश्चन, और अगर 300 प्रश्नों के अभ्यास के बिना आप एग्जाम हॉल पर उतरते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपकी तैयारी अधूरी है। यहां पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन स्लिप हो सकते हैं। इसके अलावा हमेशा एक चीज याद रखें कि इस तरीके के टॉपिक जिन पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो उसमें आपको निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। यहाँ पर निरंतर संपर्क का आशय मेरा केवल इतना है कि इस यूनिट को एक बार पूरा पढ़ने के बाद भी आखिरी 7-8 दिनों में लगातार आपको 20 मिनट 30 मिनट इसमें निवेश करना चाहिए। ये 20-30 मिनट का निवेश बहुत फायदेमंद रहता है। हमको ये चीज़ें बार बार देखनी पड़ती है। तथ्यात्मक जानकारियों को हमको याद नहीं करना पड़ता, इनको हम पढ़ के एक बार में अपने सेरेब्रम में इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसकी डिमांड ही ये रहती है कि आपको कितनी बार आपने इसको अपनी दृष्टि के सामने से गुजारा है। तो इससे आपको निरंतर संपर्क में रहना चाहिए, और निरंतर संपर्क के लिए मुश्किल से 30 से 40 मिनट का समय पर्याप्त होता है। 30 से 40 मिनट में आप पाएंगे कि अगर इसको विधिवत तरीके से पढ़ेंगे तो 40 मिनट में आप कम से कम 3 से 4 आयोगों का पीडीएफ ऊपर से अपने हाईलाइटेड पॉइंट से, अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आप गुजर जाएंगे, और वहां पर जब बार बार अपने आप में रिकॉल करेंगे तो आप यकीन मानिए कि बहुत ही कम समय दे करके, जिसमें आमतौर पर जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी रहता है उसमें से 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न ही बन पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसमें थोड़ी सी भी चतुरता बरती गई तो इससे आप पूरा का पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं। तो इन पहलुओं को आपका ध्यान रखना है। यदि आप इस पीडीएफ के अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि नहीं हमको तो बुक से ही अध्ययन करना है तो आप बिल्कुल धूमधाम से कीजिए बुक से अध्ययन, लेकिन इसके लिए आपको एम लक्ष्मीकांत साहब की किताब जो मैग्रा हिल पब्लिकेशन से आती है उसमें कुछ चुनिंदा आयोग दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा किसी क्षेत्रीय प्रकाशन का मैं नाम लेने की स्थिति में फिलहाल नहीं हूं क्योंकि मैं खुद ही एक प्रकाशन में कार्य करता हूं, तो इसलिए एम लक्ष्मीकांत की बुक के अलावा जो भी आपको क्षेत्रीय लेवल के, मध्य प्रदेश स्तर के जो भी सबसे प्रचलित तरीके की बुक्स हैं उनसे कुछ ऐसे इनपुट, कुछ ऐसे फैक्ट्स ले लीजिए जो आपको ज़रूरी है। एमसीक्यू के लिए आपको कहीं से बंधना नहीं है। एमसीक्यू के लिए तो आप अलग अलग किताबें से, अलग अलग तरीके के और भी यूट्यूब चैनल हैं, अलग अलग तरीके के और भी ऐसे टेलीग्राम में बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन पड़े होते हैं, तो आप उनको एमसीक्यू से सॉल्व कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इस स्ट्रैटेजी के साथ आपने अंतिम दिन तक इसको बरकरार रखा, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो लगभग 25 दिन इम्तहान के बाकी हैं, यदि आपने लगातार इसको केवल और केवल 1 घंटा भी दिया अभी से, तो आप यकीन मानिए आपके ये पूरे के पूरे प्रश्न सेफ हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर मैं आपको बात कर ले रहा हूं कि इस यूनिट पे है क्या। तो इस यूनिट पर लिखा हुआ है यूनिट 10, और यूनिट 10 का मतलब है आयोग। आयोग से बेहतर शब्द संस्था भी हो सकती है। आयोग जो होता है वो, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि आयोग का मतलब ये कहलाता है कि आयोग में कोई इस तरीके का संगठन जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर हो,
और संस्था का मतलब ये हो सकता है कि संस्था में स्ट्रक्चर हो भी सकता है और ये किसी व्यक्ति का पद भी हो सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति एक पद है, लेकिन राष्ट्रपति अपने आप में एक संस्था है। उपराष्ट्रपति एक पद है और अपने आप में वो इकलौता पद अपने आप में संस्था का स्वरूप धारण किया हुआ है। जबकि आयोग में एक उसका खास तरीके का संरचना हो और कुल मिलाकर के संविधान में कुछ इस तरीके का जिक्र हो जो कुल मिलाकर के पूरी तरीके से बंधा हुआ हो। तो आयोग या संस्था की यदि हम बात करें तो आयोग या संस्था जो है ये दो तरीके की हो सकती हैं। ये आयोग या संस्था दो ही तरीके के हो सकती हैं। एक को कहा जाता है संवैधानिक संस्था या संवैधानिक आयोग, और एक को बोला जाता है गैर संवैधानिक। यकीन मानिए इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आप इसको अंतिम मान करके चलिएगा। संस्थाएं दो ही प्रकार की होती हैं, एक को कहते हैं हम संवैधानिक और एक को कहते हैं हम गैर संवैधानिक। ये याद रखिएगा, मूलतः यही दो शब्द हैं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे गैर संवैधानिक को ही आप बोल सकते हैं अतिरिक्त संवैधानिक। इसके अलावा अतिरिक्त संवैधानिक के अलावा इसको एक और नाम दिया गया है और उसे बोला जाता है संविधानितर। और संविधानितर का अगर आप विच्छेद करें तो आपको पता चलेगा कि संविधान के इतर, मतलब कि संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख जो है वो भारत के संविधान में है। तो उल्लेख संविधान में ही होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर की बात ये आपको बताना है कि अगर उल्लेख संविधान में है तो इसका पक्का कोई ना कोई ऐसा आर्टिकल होगा जिसके तहत ये संस्था बनी हुई है। तीसरे नंबर की बात ये याद रखिएगा कि जो ये संवैधानिक संस्थाएं होती हैं ये हमारे यहाँ पर आदेश देने का काम करती हैं, मतलब इनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य आदेशात्मक है। और चौथे नंबर की बात, ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस होती हैं, जिसे हम स्वायत्त कह सकते हैं, इसको हम स्वतंत्र कह सकते हैं। तो ये आदेश देने का काम करती हैं। और पांचवें नंबर की बात, जो इनका गठन होता है, ये गठन जो होता है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें संवैधानिक हैं। इन तीन सभी तरीके की संस्थाओं में इनका महत्व सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे पावरफुल होती हैं। जैसे संवैधानिक संस्थाओं की बात हम करें तो संवैधानिक संस्थाओं में जैसे कि राष्ट्रपति को आप कह सकते हैं, ये भले ही पद है लेकिन संवैधानिक संस्था भी इसको मान सकते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद हो, पीएम का पद हो, ये सारे के सारे संवैधानिक हैं। लेकिन ये आपके सिलेबस में तो है नहीं। आपके सिलेबस में जो हैं मतलब आयोग इस यूनिट में, उसमें एक आप निर्वाचन आयोग को पढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग के अलावा आपको पता है आर्टिकल निर्वाचन आयोग का 315 से लेकर के 323 तक का है। आप अलग से पढ़ते हैं संघ लोक, माफ कीजिएगा, 324 से लेकर के 329 तक का है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग आपको 315 से 323 तक का है। इसके अलावा आप एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, इस तरीके की चीज़ों को जब पढ़ते हैं, या कैग को पढ़ते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इन सब के लिए संविधान में आपको आर्टिकल मिल जाएगा। संविधान में यदि उसके लिए आर्टिकल है तो इसका मतलब ये संवैधानिक आयोग है। कुछ ऐसे भी देखिएगा, संविधान के साथ दो तरीके के शब्द और चलते हैं। एक चलता है मूल, और मूल का मतलब ये होता है कि ऐसी संस्था जो 26 जनवरी 1950 या 1949 के संविधान में ही इसका जिक्र है, तो वो मूलतः संवैधानिक हो जाएगी। जबकि ऐसी संस्था जो शुरुआत में तो नहीं थी संविधान का हिस्सा, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से उसको संविधान में जगह दी गई, तो वो भी संविधान का हिस्सा मानी जाएगी। तो इसका मतलब मूलतः संवैधानिक भी हो सकती है, और उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि पश्चात संवैधानिक। तो ये दो तरीके के शब्द और चलते हैं। तो इसमें आपका निर्वाचन आयोग सिलेबस में है, एससी, एसटी और ओबीसी ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा कैग आपके सिलेबस में है। इसके अलावा यूपीएससी, जैसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, या स्टेट पीएससी, ये आपके सिलेबस में है। संवैधानिक संस्थाओं से सवाल कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ज़्यादा होता है। इसके अलावा जितनी भी शेष संस्थाएं हैं या आयोग हैं, उनको आप इकलौते नाम गैर संवैधानिक का नाम दे सकते हैं। गैर संवैधानिक में क्या क्या शामिल है, तो याद रखिएगा कि गैर संवैधानिक संस्थाएं भी या अतिरिक्त संवैधानिक संस्थाएं भी या संविधानेतर, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। और इन संस्थाओं को हम मोटे तौर पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, गैर संवैधानिक का मतलब जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो उल्लेख संविधान में कई चीज़ों का नहीं है, और लेकिन उन संस्थाओं का गठन अपने अपने इरादे से होता है। तो देखिएगा, जो भी संस्थाएं मूल संविधान में नहीं थी और उसके बाद गठित हुई हैं, वो सब गैर संवैधानिक हैं, वो सब अतिरिक्त संवैधानिक हैं, वो सभी की सभी संविधानेतर हैं। लेकिन जिन संस्थाओं का गठन संविधान के बाद तो हुआ, लेकिन एक कानून का सहारा लेना पड़ा,
या कानून के अलावा मैं कह सकता हूं कि एक विधि का सहारा लिया गया। मतलब कानून और विधि कैसे बनती है, तो इसके लिए संसद में चर्चा हुई होगी। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन। तो संसद में चर्चा हुई होगी और संसद में चर्चा करने के बाद एक प्रॉपर वे में इसका गठन हुआ होगा। तो ऐसी संस्थाएं जो संविधान के बाद बनी हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसी संस्थाएं जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, संविधान लागू होने के कुछ वर्षों बाद बनी हैं, इनको बनाने का तरीका कानून या विधि थी जिसे संसद ने बनाया था, जिसको राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया था। ऐसी गैर संवैधानिक संस्थाओं को आज से हम सांविधिक संस्थाओं का नाम देंगे। तो ये दूसरे नंबर की बात है जिसे आप कहते हैं सांविधिक संस्था। इसके अलावा एक और संस्था चलती हैं जिन्हें बोला जाता है कार्यकारी संस्थाएं। और कार्यकारी संस्थाओं का मतलब संविधान लागू होने के बाद बनी ऐसी संस्थाएं जिनका गठन कानून या विधि के द्वारा नहीं हुआ है, जिसका गठन संसद के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि जिसका गठन सरकार की, मतलब जो भी सरकार रहेगी, मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी की सरकार, और किसी की सरकार है तो किसी और की सरकार, तो सरकार के एक सिंपल से आदेश के द्वारा, जिसे कार्यकारी आदेश कहा जाता है, कार्यपालिका का आदेश कहा जाता है। तो केवल एक आदेश, मतलब ये एक प्रकार से सरकार का, मतलब केंद्र सरकार का या राज्य सरकार, जो भी व्यक्ति सरकार में इस समय सत्तारूढ़ में है, ये उसकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन इसमें केवल सरकार कहाँ, इसमें तो पक्ष भी बैठा है, विपक्ष भी बैठा है। तो ऐसी संस्थाओं को कार्यकारी संस्था कहते हैं। तो इन शब्दों में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको अलग अलग जगह पर जानकारी के अलग अलग स्रोत मिल सकते हैं। यकीन मानिए ये अंतिम है, इसमें किसी तरीके की कोई त्रुटि हो तो आप मेरे से कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। आप बाद में पाएंगे कि ये वाली बात में पूरी सत्यता है। गैर संवैधानिक, अतिरिक्त संवैधानिक को और संविधानितर, ये तीनों एक ही शब्द हैं। संवैधानिक का मतलब आप देख सकते हैं जिसका उल्लेख संविधान में हो, जिसके लिए एक आर्टिकल हो, जिसके नियम, जिसके द्वारा किए गए कार्य, जिसके कार्य करने का तरीका आदेशात्मक हो। निर्वाचन आयोग आदेश देता है एक कदम आगे और उसको मानना ही होता है। ये तो चुनाव कराते वक्त सरकार के ऊपर भी हो जाता है, सरकार को इनके आदेश मानने पड़ते हैं। जबकि जो ये कानून और विधि वाली बात है, ये सांविधिक संस्थाएं हैं, ये दरअसल निर्देश और नीतियों को बनाने का काम करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, या नीतियों की निगरानी का काम करते हैं। ये निगरानी का काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे आप SC ST OBC आयोग को देखते होंगे, तो वो सरकार से हल्का फुल्का पत्राचार करके निर्देश दे दिए, माने या ना माने इसमें कोई विशेष मसला नहीं रहता। नीतियां जब भी कोई सरकार बनाती है किसी तरीके की, तो उसमें एक बार आयोग की उसकी संपुष्टि लेनी होती है। निगरानी का मतलब यही है, देश में जो कुछ भी घटित हो रहा है तो उसके बारे में मानवाधिकार आयोग किस तरीके से संज्ञान ले रहा है। जबकि जो इसकी हम बात करें सरकार के आदेश में, तो सरकार का आदेश, इसका कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये इसका जो कार्य है वो आदेशात्मक प्रक्रिया का है, इसका नीति और निगरानी प्रक्रिया का है। और ये पूरे तरीके से जो ये संस्थाएं हैं, ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। ये संस्थाएं, जैसे आप लोग योजना आयोग या नीति आयोग को नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम सुने होंगे, ये सभी की सभी संस्थाएं सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। और सरकार ने इसके लिए अपना अपना नाम दे रखा है। इसके लिए सरकार का एक आदेश, जब तक उनका मन था तो उन्होंने योजना आयोग रखा। जिस दिन उनको लगा कि अब नहीं, इस नाम से हम बोर हो चुके हैं, योजना आयोग को आज से हम नया नाम दे देते हैं, नीति आयोग। और जिस दिन लगेगा कि नहीं, हम नीति आयोग से बोर हो चुके हैं, तो कोई और गीता आयोग, ये सब सीता आयोग, कोई भी आयोग का नाम लिखा जा सकता है। तो आप लोग को चाहिए कि पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, या और ये भी कभी कभी पेपरों में आता है, UPSC में तो ये सब आता है कि कौन सी संस्था संवैधानिक है, सांविधिक है, कंसेप्चुअल लेवल पर। जैसे वित्त आयोग, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो वित्त आयोग सीधे से आप चले जाइए कि क्या संविधान में कोई वित्त आयोग का आर्टिकल है। यदि आर्टिकल है, आर्टिकल 280 है, तो ये फिर वित्त आयोग संवैधानिक संस्था आ जाएगी। वेतन आयोग का कहीं जिक्र नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए सरकार जब मनाते हैं, सरकार के आदेश उसको जारी कर देती है। विधि आयोग, तो इस तरीके की चीजें, जैसे विधि आयोग हो गया, वेतन आयोग हो गया, ये कार्यकारी संस्थाएं हो गई, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सारी चीजें। तो इन सभी चीजों का आपको एक बार जिक्र करना चाहिए। एक बार इस वीडियो को आप एक बार ठहर के फिर से देखिए, अपने में कॉन्सेप्ट बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे बात करते हैं कि हम इन आयोगों को किस तरीके से पढ़ें। पहले इसमें हम आपको निर्वाचन आयोग की बातचीत करेंगे।